मनाली हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसका मौसम हर साल ठंडा बना रहता है। मनाली, जिसे वैली ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। मनाली का नाम पहले मनुवालिया था, जिसका अर्थ है मनु का घर। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, मनु पृथ्वी पर मानव जाति के निर्माता थे और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। समय के साथ मनुवालिया से इस शहर का नाम मनाली पड़ गया। दोस्तों, मनाली एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये हिल स्टेशन शिमला से 270 किलोमीटर और दिल्ली से 540 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मनाली में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं क्योंकि मनाली फेमस है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए। यहाँ के स्नो माउंटेन्स, ऑफ ट्रीज, देवदार ट्रीज और पाइन फॉरेस्ट, यहाँ के प्राचीन मंदिर, यहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और स्नो एक्टिविटीज़ के लिए मनाली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अगर आप भी मनाली आने का प्लान टूर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मनाली टूर की 3 डेज और 2 नाइट का पूरा टूर प्लान बताऊंगी कि कैसे आप मनाली आ सकते हैं, कैसे रुक सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और अगर आप मनाली टूर का टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच मनाली, यानी कि हम मनाली तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मनाली बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो मनाली के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टेशन है वो है चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ तक आ जाइए, बड़े ही आराम से ट्रेन के द्वारा आप चंडीगढ़ तक आ सकते हैं। हर शहर से चंडीगढ़ के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी और चंडीगढ़ से बस, टैक्सी और टूर पैकेज से आप मनाली तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हम चंडीगढ़ से मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको चंडीगढ़ के IFBT 43 से बस मिल जाती है। यहाँ पर आपको वॉल्वो, सेमी डीलक्स और ऑर्डिनरी बस आराम से मिल जाएंगी। अगर बात करें वॉल्वो बस के किराए की तो इसमें आपसे 800 से 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं और सेमी डीलक्स बस में आपसे 700 से 800 रुपये चार्ज किए जाते हैं और ऑर्डिनरी बस में आपसे 500 से 600 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस बस में जाना चाहते हैं उस बस में जा सकते हैं और इतने किराए में आप आराम से मनाली तक पहुंच जाएंगे। और चंडीगढ़ से मनाली का जो डिस्टेंस है वो करीब 275 किलोमीटर का है और 275 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको करीब 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। चंडीगढ़ से आपको रात 12 बजे से बस मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये कोशिश करिए कि आप 2 से 3 बजे वाली बस ले लें, जिससे आप सुबह 9 या 10 बजे के बीच में आसानी से मनाली पहुँच जाएंगे। और अगर आप चंडीगढ़ से मनाली बाई टैक्सी आना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से कई सारी प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी जो आपसे करीब 6 से 7 हज़ार रुपये चार्ज करेंगी और आपको मनाली ड्रॉप कर देंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग मनाली तक आ सकते हैं। और वहीं अगर आप चंडीगढ़ से मनाली अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। बस आपको, जब आप चंडीगढ़ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो मनाली में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन टैक्स देना होता है, जिसमें बाइक के लिए आपसे 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं, कार के लिए 200 रुपये और बड़ी गाड़ी के लिए आपसे यहाँ पर 300 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। और वहीं अगर आप अपनी प्राइवेट बस बुक करके आ रहे हैं तो इसके लिए आपसे करीब 500 रुपये का जो है चार्ज किया जाता है। ये चार्ज पे करने के बाद ही आप मनाली में एंट्री कर सकते हैं। और वहीं अगर आप मनाली बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कुल्लू एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, इसीलिए आपको आना होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। यहाँ पर हर जगह के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाती हैं, तो इस तरह से आप मनाली पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी सुविधा और अपने बजट के अनुसार, जैसा आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग आप मनाली तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई मनाली पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि मनाली पहुंचने के बाद हम अपना स्टे यहाँ पर कहाँ कर सकते हैं।
तो दोस्तों मनाली में स्टे करने के लिए वैसे तो आपको 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको मनाली ट्रिप के लिए टूर पैकेज अवश्य लेना ही चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें हमें कई सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं, जैसे वॉल्वो बुकिंग, होटल्स बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड आदि, और इन सब में आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ता है और अक्सर हमारी ट्रिप कॉस्टली हो जाती है, जिसमें टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप मनाली आने के लिए अपना टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं, और ये जो टूर पैकेज है वो अगर आपका 3 डेज़ और 2 नाइट के लिए है, तो इसमें आपसे करीब 4 पर्सन के 18,000 से 20,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट पर जाकर अगर टूर पैकेज बुक करेंगे तो ये टूर पैकेज आपको इतने का ही पड़ेगा। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको टूर पैकेज लेना है कि आप विदाउट टूर पैकेज के ही मनाली ट्रिप कंप्लीट करना चाहते हैं। और वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर विदाउट टूर पैकेज आए हैं तो हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कहाँ स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और यहाँ पर हम कैसे कैसे घूम सकते हैं, और घूमने का हमारा जो है साधन क्या रहेगा, और यहाँ पर घूमने के लिए हमें टैक्सी वगैरह कहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पर कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टे करने के लिए मॉल रोड और जो है मनाली पार्किंग के पास में आपको काफ़ी अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन जगह पर होटल लेते हैं तो आप मनाली की सारी जगह को काफ़ी अच्छे से विजिट कर लेंगे। अगर बात करें होटल्स की रेट की, तो यहाँ पर आपको होटल्स जो है 1500 से 2,000 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी रेट करीब 10,000, 25,000, 30,000 और 50,000 तक भी जाती है। तो आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर होटल्स ले सकते हैं, और होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनाली आने के बेस्ट टाइम के बारे में। तो मनाली आने का जो सबसे अच्छा समय है वो रहता है मार्च से जुलाई तक का, जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिल जाती है। और मनाली का जो पीक सीज़न है वो रहता है मार्च से जुलाई तक का, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए टूरिस्ट अधिकतर मार्च से जुलाई के बीच में मनाली जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप मार्च से जुलाई के बीच में मनाली जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्नो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है स्नो माउंटेन साइट्स पे ही देखने को मिलेगी, जैसे सोलंग वैली, अटल टनल और रोहतांग पास और लाहौर आदि जगह पर ही आपको यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मनाली में हम कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आप अपने डे 1 की शुरुआत हिडम्बा मंदिर से कर सकते हैं, जो डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का मनाली से डिस्टेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर देवदार के जंगल से घिरा हुआ है, जिसका निर्माण 1593 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर को एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है, जहां हिडम्बा देवी ने ध्यान किया था। माना जाता है कि हिडम्बा यहां पर अपने भाई हिडम्ब के साथ रहती थी। ऐसी मान्यता है, यानी कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि राक्षस परिवार में जन्मी हिडम्बा ने उस व्यक्ति से शादी करने की कसम खाई थी जो उनके भाई हिडम्ब को हरा सके। उनका भाई बहुत ही बहादुर और बलशाली था। पांडवों के निर्वासन के दौरान जब उन्होंने मनाली का दौरा किया, तब 5 पांडवों में से एक भीम ने हिडम्ब को हराया और हिडम्बा से शादी की। और हिडम्बा ने तब भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। यहाँ के लोग नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता की पूजा ना कर हिडम्बा देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि जब पांडव यहाँ से जा रहे थे तब पांडवों ने उनसे साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और यहीं गुफा में रहकर तपस्या की और यहाँ पर उन्होंने देवी का दर्जा प्राप्त किया। तो ये मनाली की काफ़ी खूबसूरत जगह में से एक है
आपको इस जगह पर विजिट अवश्य ही करना चाहिए। और इसके बाद आप डूंगरी वन विहार में मस्ती करने जा सकते हैं, जो कि हिडम्बा मंदिर के पीछे ही बना हुआ है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपसे 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं और छोटे बच्चों से 5 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप यहाँ पर जरूर से ही जाएं। और इसी के पास में आपको क्लब हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो इन जगह पर आपको ज़रूर ही विजिट करना चाहिए। और इसी के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं जोगनी वाटरफॉल, जो कि मनाली से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। जोगनी वाटरफॉल 150 हाइट से गिरने वाला एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जो वशिष्ठ वैली के पास में लोकेटेड है। और इसके बाद आप यहाँ से मनु टेम्पल और वशिष्ठ टेम्पल भी जा सकते हैं। तो इन सारी जगह को घूमने में आपको शाम हो जाएगी। और शाम होने के बाद आप जा सकते हैं मनाली के मॉल रोड पर, क्योंकि शाम के समय मनाली का जो मॉल रोड है उसका जो लाइटिंग वगैरह है वो देखने में अलग ही लगती है। तो जब भी आप मॉल रोड विजिट करें तो शाम के समय ही जाकर वहाँ पर विजिट करें। मॉल रोड में आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ के स्ट्रीट फूड और लोकल फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मॉल रोड घूमने के बाद आप अपने होटल्स में वापस आ जाइए, वहाँ पर आराम करिए। और सुबह यानी कि डे 2 में हम जाएंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से करीब 13 या 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। और सोलांग वैली जाने के लिए आपको यहाँ पर जो रोड्स है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। और सोलांग वैली जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी बुक करनी पड़ती है, जिसमें आपसे करीब 2500 से 3000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और इन चार्जेस में आपको अटल टनल भी घुमाई जाती है। वहीं अगर आप सिसु भी घूमना चाहते हैं तो आपसे करीब 500 से 600 रुपये अलग से चार्ज करने रहते हैं। और इस चार्जेस में आप सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु को आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ये इंडिया का बेस्ट प्लेस माना जाता है। मोस्टली सोलांग वैली में दिसंबर टू अप्रैल स्नो देखने को मिलेगी। सोलांग वैली अपने स्नो माउंटेन्स, लैंडस्केप और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए मस्ट विजिटिंग प्लेस है। पैराग्लाइडिंग, रोप वे, स्नो स्कूटर, जोरविंग, जिप लाइन और भी कई सारी यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ की जो कॉस्ट है वो करीब 500 से 2000 तक की रहती है। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के आपसे करीब 3000 से 4000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा और इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। दोस्तों, सोलांग वैली में आप अंजनी महादेव मंदिर विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंजनी महादेव मंदिर आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हैं, जो करीब आधे घंटे का ट्रैक रहता है। सोलांग वैली में पहाड़ के बीच एक विशाल प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग को आप दिसंबर टू फेब के मंथ में देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता अंजनी ने त्रेता युग में पुत्र प्राप्ति और मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे और तभी से दिसंबर टू फेब मंथ में प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनता है। अगर आप मार्च के बाद यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पर झरने का पानी शिवलिंग पर गिरता हुआ दिखाई देगा। शिवलिंग पर प्राकृतिक पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो। अगर आप सोलांग वैली जाते हैं तो सोलांग वैली में आप इन सारी जगह को जरूर से ही विजिट करें। और सोलांग वैली के बाद आप जा सकते हैं अटल टनल, जो कि सोलांग वैली से करीब 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, जो पीर पंजाब के माउंटेन रेंज से होकर गुजरती है। अटल टनल, जिसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। और इस टनल का इनॉग्रेशन 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये टनल हाईएस्ट पॉइंट पर बनी हुई है, जो भारत की सेकेंड लार्जेस्ट टनल है, जो करीब 90 किलोमीटर लंबी है। इस टनल को एक्सप्लोर करना काफ़ी खास रहता है।
टनल के सामने आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं और यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टनल को पार करते ही काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप अटल टनल पार करके सिसु भी एंजॉय करने जा सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट अपने इस टूर में सिसु को भी एक्सप्लोर करते हैं, तो अगर आप सिसु जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिसु भी जा सकते हैं। नहीं तो आप वापस अब मनाली आकर अपने होटल्स में रुकिए। और अगर आपने 3 डेज और 2 नाइट का प्लान किया है तो रात में आराम करने के बाद आप सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल जाइए और वहाँ से आप अपनी ट्रेन, बस या फ्लाइट से अपने अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। वहीं अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका प्लान 4 डेज और 3 नाइट का है, तो आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं। रोहतांग पास मनाली से करीब 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। रोहतांग पास के लिए आपको परमिट लेना रहता है, जिसके चार्जेस 500 रुपये अलग से रहते हैं। और मनाली से रोहतांग पास के लिए टैक्सी वाले आपसे 4000 से 5000 रुपये चार्ज करते हैं, और जिसमें आपको वो पूरा दिन रोहतांग पास घुमाने के बाद शाम को आपको आपके होटल में ड्रॉप कर देते हैं। रोहतांग पास में आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। ये पास जो है करीब 6 महीने के लिए बंद रहता है और 6 महीने के लिए ओपन होता है। रोहतांग पास में घूमने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा। इसीलिए अगर आपकी 4 डेज़ और 3 नाइट का प्लान है तो आप रोहतांग पास ज़रूर घूमिएगा। ये भी काफ़ी अच्छी जगह में से एक है। तो दोस्तों, ये थी मनाली की मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस, जिसकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अब बात करते हैं कि मनाली में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर तरीके के फूड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोकल फूड और स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं, जिनका टेस्ट बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मनाली में आपको खाने पीने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर कोई भी फूड आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मनाली टूर के दौरान हमारा कुल बजट कितना आएगा। तो अगर आप यहाँ पर टूर पैकेज लेकर आ रहे हैं तो आपका करीब 20 से 25 हज़ार खर्चा आ जाता है, अगर आप यहाँ पर 4 से 5 लोग आ रहे हैं। वहीं अगर आप विदाउट टूर पैकेज आ रहे हैं, अगर आप मनाली विदाउट टूर पैकेज आ रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 लोग तो आएंगे ही, और 2 से 3 लोगों में आपका होटल और टैक्सी का जो किराया है वो डिवाइड हो जाता है। तो आपका 2 से 3 लोगों में जो खर्चा आएगा वो करीब आ जाएगा 7 से 8 हज़ार रुपये, और 7 से 8 हज़ार रुपये में आप आसानी से मनाली को अच्छे से घूम लेंगे। तो दोस्तों, ये थी मनाली टूर से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।